नालायक बेटा बना कलेक्टर बनी घटना। मध्य प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में एक पुराना पुश्तैनी घर था, जिसकी दीवारों पर समय की मार साफ दिखाई देती थी। लेकिन उस घर के मालिक रामपाल सिंह के स्वभाव में जरा भी नरमी नहीं थी। रामपाल सिंह गांव के उन लोगों में से थे जिन्हें अपनी इज्जत, रुतबा और जमीन जायदाद पर बहुत घमंड था। उनके लिए इंसान की कीमत उसकी कमाई और ताकत से तय होती थी। रामपाल का एक ही बेटा था, अर्जुन। अर्जुन स्वभाव से शांत, संवेदनशील और पढ़ाई में ठीक ठाक था, लेकिन वह अपने पिता की उम्मीदों जैसा तेज या दबंग नहीं था। रामपाल चाहते थे कि उनका बेटा या तो खेती को बड़े स्तर पर संभाले या जल्दी से पैसा कमाने वाला कोई बड़ा काम करे। लेकिन अर्जुन का सपना कुछ और था। वह पढ़कर कुछ बड़ा बनना चाहता था, सरकारी सेवा में जाना चाहता था, ताकि लोगों के काम आ सके। और यह सपना सुनकर रामपाल अक्सर उनका मजाक उड़ाते थे। एक दिन की बात है, दोपहर का समय था। खेत से लौटते हुए रामपाल ने देखा कि अर्जुन घर के बरामदे में बैठा किताब पढ़ रहा है। और रामपाल का माथा गर्म हो गया। उन्होंने जोर से आवाज लगाई, और दिन भर किताबों में सिर घुसाए बैठा रहता है, कोई काम भी करता है या नहीं? अर्जुन धीरे से बोला, पिताजी, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मुझे प्रतियोगी परीक्षा देनी है। यह सुनते ही रामपाल का गुच्छा फूट पड़ा। उन्होंने ताना मारते हुए कहा, तू और परीक्षा पास करेगा? अरे तू तो नालायक है, बोझ है इस घर पर। तू कभी 2 वक्त की रोटी भी नहीं कमा पाएगा। घर के आंगन में खामोशी छा गई। अर्जुन की माँ सावित्री अंदर से सब सुन रही थी। उनकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन रामपाल के सामने बोलने की हिम्मत उनमें भी नहीं थी। अर्जुन ने धीमी आवाज में कहा, पिताजी, मुझे बस थोड़ा समय दे दीजिए। लेकिन रामपाल का दिल पत्थर बन चुका था। उन्होंने गुस्से में कहा, अगर इतना ही बड़ा आदमी बनना है तो निकल जाए इस घर से, और जब कमाने लगे तब वापस आना। अभी तो मेरे लिए सिर्फ बोझ है। वह दिन अर्जुन की जिंदगी का सबसे कठिन दिन था। उसने अपने कमरे में जाकर एक छोटा सा बैग उठाया। उसमें 2 जोड़ी कपड़े और कुछ किताबें रखे। माँ सावित्री दौड़कर आई और रोते हुए बोली, बेटा मत जा, और तेरे बिना मैं कैसे रहूंगी? अर्जुन ने माँ के हाथ पकड़कर कहा, माँ, अगर आज नहीं गया तो जिंदगी भर पिताजी की नजरों में नालायक ही रह जाऊंगा। मुझे खुद को साबित करना होगा। उस रात अर्जुन घर से निकल गए। जेब में सिर्फ 500 रुपये थे और दिल में एक ही आग, खुद को साबित करने की। कस्बे से शहर तक का सफर उसके लिए आसान नहीं था। वह इंदौर जैसे बड़े शहर पहुंचा तो उसे एहसास हुआ कि दुनिया कितनी बड़ी और कठिन है। रहने के लिए जगह नहीं, खाने के लिए पैसे नहीं। कई रातें उसने बस स्टैंड पर बिताई, कभी चाय की दुकान पर काम किया, कभी किसी होटल में बर्तन धोए, और दिन में काम और रात में पढ़ाई, और यही उसकी जिंदगी बन गई। कभी कभी जब वह थक जाता तो पिता की वह आवाज उसके कानों में गूंजती, तू कभी 2 वक्त की रोटी भी नहीं कमा पाएगा। वही शब्द उसे फिर से खड़ा कर देते। समय बीतता गया। अर्जुन ने धीरे धीरे पढ़ाई में खुद को झोंक दिया। उसने सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी शुरू की। यह वही परीक्षा थी जिसे पास करके लोग प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं। कई बार असफलता भी मिली। पहली बार प्रीलिम्स में ही नहीं निकल पाए, दूसरी बार मेंस में अटक गए, लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। तीसरे प्रयास में उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी। सुबह 4 बजे उठना, दिन भर पढ़ाई, नोट्स बनाना, मॉक टेस्ट देना। उसकी जिंदगी सिर्फ एक लक्ष्य के इर्द गिर्द घूमने लगी। आखिर वह दिन भी आया जब परिणाम घोषित हुआ। अर्जुन का नाम सूची में था। वह प्रशासनिक सेवा के लिए चयनित हो चुका था। उस दिन उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसे सबसे पहले अपनी माँ की याद आई। उसने फोन किया। दूसरी तरफ से माँ की आवाज आई तो अर्जुन कुछ पल बोल ही नहीं पाया। फिर बस इतना कहा, हाँ माँ, आपका बेटा अब अफसर बन गया। सावित्री की खुशी का ठिकाना नहीं था। प्रशिक्षण के बाद अर्जुन की पहली बड़ी पोस्टिंग जिला कलेक्टर के रूप में हुई। उस दिन जब उसने कलेक्टर ऑफिस की कुर्सी संभाली थी, उसे अपने बीते हुए साल याद आए। बस स्टैंड की ठंडी रातें, भूख के दिन और पिता के कठोर शब्द। लेकिन अर्जुन के दिल में नफरत नहीं थी,
उसने ठान लिया था कि वह एक ईमानदार अधिकारी बनेगा और लोगों के लिए न्याय करेगा। उधर गांव में समय ने करवट ली। रामपाल सिंह बूढ़े हो चुके थे। उनकी कई बीघा पुश्तैनी जमीन थी, लेकिन सरकार की नई परियोजना के कारण उस जमीन का अधिग्रहण होने वाला था। रामपाल को लगा कि उनकी जमीन उनसे छीन जाएगी। घबराए हुए रामपाल कई दिनों तक दफ्तरों के चक्कर काटते रहे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। आखिर किसी ने उन्हें सलाह दी, अगर अपनी बात मनवानी है तो कलेक्टर ऑफिस जाओ। रामपाल को लगा कि वहां जाकर शायद उनकी समस्या हल हो जाए। एक दिन सुबह सुबह वह कलेक्टर ऑफिस पहुंच गई। हाथ में जमीन के कागज थे और चेहरे पर चिंता की लकीरें। उन्हें क्या पता था कि जिस कलेक्टर से मिलने वह जा रहे हैं वह कोई और नहीं, वही बेटा है जिसे उन्होंने 10 साल पहले नालायक और बोझ कहकर घर से निकाल दिया था। कलेक्टर ऑफिस के बाहर उस दिन हमेशा की तरह भीड़ लगी हुई थी। कोई जमीन के कागज लेकर आया था, कोई शिकायत लेकर, तो कोई किसी सरकारी योजना की उम्मीद में लाइन में खड़ा था। उन्हीं लोगों के बीच एक बूढ़ा आदमी भी धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ खड़ा था, रामपाल सिंह। उम्र अब उनके कंधों पर साफ दिखने लगी थी और चेहरे की कठोरता कहीं खो चुकी थी। और उसकी जगह चिंता की गहरी लकीरों ने ले ली थी। हाथ में पुरानी फाइल थी जिसमें उनकी पुश्तैनी जमीन के कागज रखे थे। सरकार की एक बड़ी परियोजना के कारण उनकी जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया में थी। कई दिनों से वह अलग अलग दफ्तरों के चक्कर काट रहे थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। आखिरकार किसी ने सलाह दी कि सीधे कलेक्टर से मिलो, वही आखिरी उम्मीद है। रामपाल ने धीरे धीरे कलेक्टर ऑफिस की सीढ़ियां चढ़ी। दिल में डर भी था और उम्मीद भी। रिसेप्शन पर बैठे कर्मचारी ने पूछा, क्या काम है? रामपाल ने झिझकते हुए कहा, बेटा मुझे कलेक्टर साहब से मिलना है, मेरी जमीन का मामला है। कर्मचारी ने फाइल देखी और कहा, अंदर जाइए, साहब अभी लोगों से मिल रहे हैं। रामपाल के कदम भारी हो गए। इतने बड़े अधिकारी से मिलने की उन्हें आदत नहीं थी। वह धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़े। कमरे के बाहर खड़े गार्ड ने इशारा किया और दरवाजा खुल गया। कमरे के अंदर एक बड़ी मेज थी, सामने कुर्सियां लगी थी और पीछे दीवार पर सरकारी प्रतीक चिन्ह। उस कुर्सी पर बैठा अधिकारी किसी फाइल को ध्यान से पढ़ रहा था। रामपाल ने कांपती आवाज में कहा, साहब मेरी जमीन। अधिकारी ने सिर उठाया और उसी क्षण समय जैसे ठहर गया। रामपाल की आंखें फैल गई। उनके हाथ से फाइल लगभग छूट ही गई। सामने कुर्सी पर बैठा वह अधिकारी कोई और नहीं, बल्कि उनका अपना बेटा था, अर्जुन। 10 साल पहले जिस बेटे को उन्होंने गुच्छे में घर से निकाल दिया था, आज वही जिला कलेक्टर की कुर्सी पर बैठा था। रामपाल के पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई। उनकी आंखों के सामने 10 साल पुराना वह दिन घूम गया जब उन्होंने गुच्छे में कहा था, तो नालायक है, बोझ है इस घर पर, तो कभी 2 वक्त की रोटी भी नहीं कमा पाएगा। और आज वही बेटा उनके सामने जिले का सबसे बड़ा अधिकारी बनकर बैठा था। अर्जुन ने भी अपने पिता को पहचान लिया था। एक पल के लिए उसके चेहरे पर भी भाव बदल गए। बचपन की यादें, घर का आंगन, माँ की ममता और पिता के कठोर शब्द, सब एक साथ मन में उमड़ पड़े। लेकिन अगले ही पल अर्जुन ने खुद को संभाल लिया। वह अपनी कुर्सी से उठा और शांत आवाज में बोला, बैठिए। रामपाल के होठ सूख गए थे। वह कुर्सी पर बैठने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहे थे। अर्जुन ने तुरंत टेबल से पानी का गिलास उठाई और उनके सामने रख दिया। पानी पी लीजिए। रामपाल के हाथ कांप रहे थे। उन्होंने धीरे से पानी का गिलास पकड़ा। उनकी आंखों में पछतावे के आंसू भरने लगे थे। कुछ पल तक कमरे में गहरी खामोशी रही। फिर रामपाल धीरे से बोले, अर्जुन बेटा मुझे माफ कर दे। उनकी आवाज टूट रही थी। मैंने उस दिन गुच्छे में बहुत बड़ी गलती कर दी थी। मैंने तुझे घर से निकाल दिया, तुझे नालायक कहा। मुझे नहीं पता था कि तू इतना बड़ा आदमी बन जाएगा। अर्जुन शांत खड़ा रहा। रामपाल की आंखों से आंसू गिरने लगे। आज मैं तेरे सामने मदद मांगने आया हूँ। मेरी जमीन चली जाएगी बेटा। मैं कहीं का नहीं रहूंगा।
कमरे में बैठे कुछ कर्मचारी भी इस दृश्य को देखकर भावुक हो गए थे। अर्जुन कुछ पल चुप रहा, फिर वह धीरे से मुस्कुराए। उसने सम्मान के साथ अपने पिता की तरफ देखा और बोला, पापा, हाँ रोटी तो मैंने कमा ली। रामपाल ने सिर झुका लिया। अर्जुन ने आगे कहा, बस आपका आशीर्वाद रह गया था। यह सुनते ही रामपाल की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने खड़े होकर अर्जुन के पैर पकड़ ली। मुझे माफ कर दे बेटा, हमें तुझे पहचान नहीं पाए, हमें तेरे सपनों को समझ नहीं पाए। अर्जुन तुरंत झुक गए और अपने पिता को उठाए। ऐसा मत कीजिए पापा, आप मेरे पिता हैं। उसने उन्हें गले लगा लिया। 10 साल की दूरी उस पल एक पल में जैसे खत्म हो गई। कुछ देर बाद अर्जुन ने उनकी फाइल देखी। उसने अधिकारियों को बुलाया और कहा कि कानून के अनुसार उचित मुआवजा और सारी प्रक्रिया सही तरीके से पूरी की जाए। रामपाल चुपचाप अपने बेटे को काम करते हुए देखते रहे। उनके मन में गर्व और पछतावे का अजीब सा मिश्रण था। उन्हें आज समझ में आया कि इंसान की कीमत उसकी आज की स्थिति से नहीं, बल्कि उसके सपनों और मेहनत से होती है। और जब रामपाल ऑफिस से बाहर निकले तो उनके कदम पहले से हल्के थे। आज उन्होंने सिर्फ अपनी जमीन का मामला नहीं सुलझाया था, उन्होंने अपने बेटे को फिर से पा लिया था। और शायद पहली बार उन्हें अपने बेटे पर सच में गर्व हुआ था। डिस्क्लेमर, यह कहानी सामाजिक संदेश और मनोरंजन के उद्देश्य से लिखी गई है। इसमें बताए गए पात्रों के नाम, स्थान और घटनाओं में परिवर्तन किया गया है। कहानी किसी व्यक्ति, संस्था या वास्तविक घटना को सीधे दर्शाने का दावा नहीं करते। यदि किसी वास्तविक व्यक्ति या घटना से कोई समानता प्रेरित होती है तो वह केवल संयोग मात्र है। आभार। फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।